नमस्ते। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, भारत में सरकारी स्कूलों का बंद होना। जी। हमारे पास जो जानकारी है, जो दस्तावेज है, वो एक वाकई चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है और इसका असली मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ स्कूल बंद हो गए, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मतलब इसमें सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कई परतें हैं, जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं। जी। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन वजहों को समझें, देखें कि असर कहाँ तक है और क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। जो जानकारी है वो बता रही है कि एक बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट्स की संख्या में भारी कमी। कई स्कूलों में तो मतलब 10 बच्चे भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसके पीछे भी आप देखिए कई कारण हैं। एक तो जैसे गांवों से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, पलायन। हाँ, पलायन तो है ही। उससे गांवों के स्कूल खाली हो रहे हैं। फिर एक और बात है, ये जो प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण बढ़ा है। अच्छा। वो बेहतर सुविधाएं देने का या अंग्रेजी मीडियम का दावा करते हैं तो लोग उधर भी जा रहे हैं। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ दस्तावेज ये भी बताते हैं कि टीचर्स की कमी भी है कहीं कहीं। जी बिल्कुल। और शायद राज्य सरकारें भी जहां बच्चे कम हैं उन स्कूलों को या तो मिला रही हैं या बंद कर रही हैं। बजट बचाने के लिए हो सकता है। हाँ, ये भी एक पहलू है जिसको कंसोलिडेशन या मर्जर कहा जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये सामने आ रही है कि कुछ राज्यों में समस्या ज्यादा दिख रही है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नाम आ रहा है जहां बड़े पैमाने पैसा हुआ है। फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाकों में तो पलायन की वजह से शायद। हाँ बिल्कुल, वहां पलायन एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते कई स्कूल बस खाली पड़े हैं। ओह, अब यहाँ बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है। इसका नतीजा क्या हो रहा है फिर? सबसे बड़ी चिंता तो यही लगती है कि जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनके लिए तो शिक्षा तक पहुंचना और मुश्किल हो गया होगा। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा असर है। और ये एक और गंभीर सवाल खड़ा करता है, लड़कियों की शिक्षा पर। अच्छा, कैसे? देखिए, जब घर के पास वाला स्कूल बंद हो गया और नया स्कूल मान लीजिए काफी दूर है, तो कई माँ बाप खासकर सुरक्षा की वजह से सोचते हैं कि भाई बेटी को इतनी दूर कैसे भेजें। हाँ, ये तो है। तो इससे ड्रॉप आउट रेट, मतलब स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने का भी खतरा है। तो सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जानकारी तो है कि कुछ कोशिशें हुई हैं। हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे ये छोटे स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा, बेहतर सुविधाओं वाला स्कूल बनाना, ये एक कदम है। फिर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन पर काफी जोर है। ओके। लेकिन हाँ, ये प्रयास हैं, पर जो स्रोत हम देख रहे हैं वो कुछ और चीजें भी सुझाते हैं। जैसे कि स्कूलों में जो बुनियादी जरूरतें हैं, पानी, बिजली, टॉयलेट, उनको ठीक करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। स्थानीय स्तर पर, मतलब वहीं के लोगों को शिक्षक बनाने पर विचार करना। समुदाय को, गांव वालों को स्कूल से जोड़ना। ये अच्छा पॉइंट है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जी। और जो बच्चे दूर रहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल भी एक सुझाव है। सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये सरकारी स्कूलों का बंद होना सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बच्चों की घटती संख्या, पलायन, प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण, सरकारी नीतियां, ये सब जुड़ा हुआ है। और इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा उन पर पड़ रहा है जो पहले से ही मुश्किल में है, खासकर गांव के बच्चे और लड़कियां। कोशिशें हो रही हैं, पर चुनौती अभी भी बड़ी है। हाँ, मतलब एक तरफ तो स्कूलों को चलाते रहने का खर्चा है जी। और दूसरी तरफ हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है, सही। उसके बीच एक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, कि क्या हमें शिक्षा के संस्थानों को सिर्फ इस नजर से देखना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से कितने फायदेमंद हैं या नुकसानदेह, मतलब उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ही सब कुछ है, या फिर शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है और समाज पर उसका जो असर पड़ता है उसको ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, भले ही उसकी कीमत ज्यादा क्यों ना हो। ये सोचने वाली बात है।